This is third lecture of the chapter magnetism and matter. I am going to start an important topic, that is cause of magnetism in matter. Cause of magnetism in matter. I already told you earlier that you will get some important terms here and little bit complicated. So try to understand and don't try to remember, okay? And try to analyze the facts. Find the reason, cause of magnetism. So I will start from basic. So we have matter. You already know that in 11th class also that anything which has mass and occupies some space are called matter. So matter are made by what? Atoms. And atoms, we know that we have positive charge reside in nucleus and electron are moving in orbital. So we have orbital motion of electron. Already you got it in structure of atom. Electron have orbital motion. So it constitute an electric current. Obviously, when electrons moves in orbit, so in opposite direction we have a electric current. So now this current loop we have as a magnetic dipole loop. We already know that because electron moves in a path. So we have a loop. So in that loop, when electron moves in a loop, we have a current in a loop. So that current carrying loop will behave as a what? Magnet. So you also know how to find the direction, how to find equivalent, how to convert equivalent bar magnet. Okay. So again I repeat, suppose this is the path of current. Okay. Electrons moving like this, current is going this. So here the direction of current is this. So if current is, suppose this is the current, so here will be the direction of what? Magnetic field. So this is the magnetic field direction. Okay, direction of magnetic field you already know. So here some magnetic moment for this current will be the IA. I is the current through the what? Orbit, and A is the area of the what? Orbit. So the next is the magnetic moment of an atom is due to. Means magnetic moment means what? Magnetic field. Okay, magnetic property. So magnetic moment ज़्यादा होगा तो magnetic property भी क्या होगा? ज़्यादा होगा. So उसका रीजन है, 3 रीजन मैं यहाँ पे बताऊंगा. एक हो गया ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑलरेडी बोल चुका हूँ. इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में मोशन करता है तो करंट मिलता है. करंट से क्या मिलता है? मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड मिलता है. तो सेकेंड पॉइंट है मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद स्पिन एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है, जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूमता है, जो रिवोल्यूशन होता है, साथ साथ में इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी होता है. मतलब अर्थ का जैसे मूवमेंट होता है, अर्थ अपने एक्सिस में भी घूमता है, साथ में सन का चारों तरफ भी घूमता है. तो स्पिन का वजह से भी इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है खुद का एक्सिस में जो घूम रहा है, उसका वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक मोमेंट होगा. द थर्ड वन इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस. हाँ, जैसे एटम का अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसका वजह से करंट होता है, उसका वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है. लेकिन एक मैटर का अंदर बहुत सारा एटम्स होगा, तो एटम भी कभी मूवमेंट होता है, एटम का भी ऑसिलेशन होता है, तो उसका वजह से पॉजिटिव चार्ज है. न्यूक्लियस का भी स्पिन होता है, मूवमेंट होता है, उसका वजह से भी क्या होता है? एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता है. तो लास्ट जो पॉइंट है वो उसका स्टार्टिंग मेनली क्वांटम मैकेनिक्स में होता है. ये थोड़ा सा इसको जाने से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन एक बात याद रखना, लास्ट 2 पॉइंट यहाँ पे उतना काम का नहीं है कि उसके वजह से मैग्नेटिक मोमेंट होता है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल. और यहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूशन किसका होगा? ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे हम लोग मेन किसको लेंगे? इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है ऑर्बिटल में, उसका वजह से मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लेंगे. सो थर्ड पॉइंट इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम इज ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन. जो मैटर में, जैसे हम लोग थोड़ा मैटर है, मैटर का नेट मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा जितना भी एटम्स होगा उसका अंदर, उसका सबका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का वजह से जो नेट करंट आएगा, उस नेट करंट का वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो हम लोग यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट बोलेंगे. वही काम का है. ओके, सो फोर्थ पॉइंट इज इन सम एटम्स द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल इन पेयर्स. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम का क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 1s2. सो ये हो जाएगा एक बॉक्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन.
सो यहाँ पे नेट मूवमेंट कितना है, जीरो, कैंसिल हो जाएगा, पेयर में है ना, पेयर में, सो पेयर में जो भी होगा, सो जितना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में मूव कर रहा है उतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिव में मूव कर रहा है, तो नेट डाइपोल क्या होगा, नेट करंट क्या होगा, जीरो, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। तो दिस टाइप ऑफ मटेरियल को बोलते हैं डायामैग्नेटिक, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होगा, पेयर्स में होगा, पेयर्स मतलब पॉजिटिव में जितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है नेगेटिव में भी उतना इलेक्ट्रॉन ही मूव होगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन और भी है, ठीक है, दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स को डायमैग्नेटिक। तो एक टर्म्स तो मिल गया डायमैग्नेटिक क्या होता है, फिर और भी डिटेल्स आऊंगा डायमैग्नेटिक का रिलेटेड। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज but in atoms some element of electron do not cancel, then we have a atomic dipole and that type of materials are called paramagnetic or ferromagnetic। मेनली तीन टाइप ऑफ मटेरियल होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, और भी एक दो है बट ये तीनों आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। सो डायमैग्नेटिक का मोटा मोटी मालूम चल गया क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में मूवमेंट होता है उतना इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव में मूवमेंट होता है, नेट कितना होता है, जीरो। जैसे फेरो में क्या होगा व पैरा में क्या होगा, आपका जितना पॉजिटिव में होगा उतना नेगेटिव में नहीं भी हो सकते। फॉर एग्जांपल आपका जैसे आयरन है, आयरन में एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। सो लास्ट में क्या होगा, 4s2 3d6। ओके, जैसे s में तो कैंसिल हो जाएगा, बट d में आपका 5 पार्ट होता है, 1 2 3 4 5। पहले सिंगल करके दो, यहाँ पे डबल होगा, इसका मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में अनपेयर नहीं था, डायमैग्नेटिक में अनपेयर नहीं था, यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। सो आपका एटम में मतलब नेट करंट होगा तो नेट डाइपोल होगा। ओके, सो नेट डाइपोल होगा ना, तो नेट डाइपोल होगा आपका। सो हम लोग हर एक एटम को हम लोग एक मैग्नेटिक डाइपोल कंसीडर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, स्पेसिमेन ऑफ मैटर, मतलब उस टाइप का कोई मैटर, जैसे ये एग्जांपल जो दिया है इस टाइप के कुछ मैटर में कुछ स्पेसिमेन हम लोग ले लिया, तो थोड़ा सा मैटर में क्या होगा, कोरोड्स ऑफ एटम होगा। ध्यान से, हाँ ये 11th क्लास से बेसिक है, आप लोग तो मालूम होगा ना, थोड़ा सा मटेरियल में बहुत ज्यादा एटम्स होगा। सो बहुत ज्यादा एटम होगा तो बहुत ज्यादा एटॉमिक डाइपोल होगा। सो देखा गया कि 1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना होता है, 10⁻20 एटम्स होता है, 10⁻20 एटम्स। सो 10 क्या होगा, 20 एटॉमिक डाइपोल होगा। ओके, लेकिन डाइपोल लोग ना उल्टा पल्टा होके नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या क्रिएट होता है, जीरो। इसका मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, जीरो हो जाता है। ओके, रैंडम होता है, रैंडम। अभी ये पॉइंट तक क्लियर हो गया, 6 पॉइंट तक। 7 पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड and torque act on a magnetic dipole and this torque aligns dipole in direction of external field। इसका मतलब है इस टाइप का जो मटेरियल है, जैसे आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, ठीक है, इस टाइप का मटेरियल को हम लोग अगर किसी मैग्नेट का पास लाते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का पास लाते हैं, तो जितना भी डाइपोल है, एटॉमिक डाइपोल है, वो अलाइन हो जाता है ना, अलाइन हो जाएगा। वो अलाइन होके क्या होगा आपका, अलाइन होने से यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्रिएट होगा। ये भी एक मैग्नेट की जैसे बिहेव होगा, इसीलिए ना इस टाइप का मटेरियल के पास मैग्नेट लाने से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ओके, सो एक बात याद रखना, जब अलाइनमेंट है, अभी नेट मैग्नेटिक मोमेंट अभी जीरो नहीं होगा। अभी ये जो केस है ना, अभी मैग्नेटिक मोमेंट होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। मैग्नेट जब नहीं था तब वो मैग्नेट की तरह नहीं था, वो दूसरा को अटैक नहीं करेगा, क्योंकि और रैंडम था, नेट मोमेंट क्या होता है, जीरो हो जाता। लेकिन जब ये मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, ओरिजिनल मैग्नेट के पास आएगा, तो इसका अलाइनमेंट होके नेट मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, क्रिएट होता है। और इसे अलाइनमेंट कैन बी इंक्रीज, ये अलाइनमेंट हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर सकते हैं टेम्परेचर को डिक्रीज करके। मैं आज मैग्नेटिज्म में भी बताया था, टेम्परेचर ज्यादा होने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होता है। क्यों होता है, आगे आएगा कॉन्सेप्ट। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा गया, मतलब बाहर का जो एक्सटर्नल फील्ड हम लोग अप्लाई किया, वो फील्ड को बढ़ाने से भी आपको क्या होगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन होना शुरू होगा,
ठीक है, ध्यान से सुनना अच्छे से। सो ये आई से डिनोट होगा, बट एनसीईआरटी बुक में ना कैपिटल एम से डिनोट हुआ है। सो कैपिटल एम मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होने के लिए ना, हाँ, आई से डिनोट कर रहा। ओके, सो अभी एक एक्सटर्नल मैग्नेट जब हम लोग लेके आते हैं फेरोमैग्नेटिक व पैरामैग्नेटिक मटेरियल के पास, तो जितना भी एटॉमिक डाइपोल होता है वो अलाइन हो जाता है। ओके, अलाइन हो जाता है, अलाइन होता है। तो अलाइन होना मतलब क्या है, ये भी एक मैग्नेट बन जाएगा। सो उस कितना मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक मोमेंट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ना ड्यू टू अलाइनमेंट, पर वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना नेट मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन फैक्टर आई। डेफिनेशन याद रहेगा, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड देने के बाद जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आता है, वो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन फैक्टर आई। तो मैग्नेटिक मोमेंट का आपका यूनिट क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू ए। आई मतलब एम्पियर, ए मतलब मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, तो क्या होगा एम्पियर पर मीटर, ये हो गया यूनिट। ओके, एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं इसका रिगार्डिंग। फॉर ए पावर मैग्नेट विथ फुल स्ट्रेंथ m, लेंथ 2l and cross section area capital A, calculate the value of magnetization vector I। तो क्या होगा, I is equal to m by v होगा। सो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, m इंटू 2l, m हो गया फुल स्ट्रेंथ, 2l हो गया टोटल लेंथ, ठीक है, बाय वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ के तो 12 है, 12 कैंसिल, तो m by क्या होगा, स्मॉल m by क्या होगा, कैपिटल A। अभी देखो मैग्नेट का तो एरिया तो आपको क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक पुल स्ट्रेंथ कितना होगा वो डिपेंड होगा मटेरियल के ऊपर, ठीक है। मटेरियल कितना उसमें जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड होगा, तो ये धीरे धीरे आएंगे। तो अभी एक तो क्लियर हो गया मैग्नेटाइजेशन फैक्टर, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन फैक्टर आपका एक्सटर्नल फील्ड में कोई मटेरियल लाएंगे तो वहाँ पे कितना मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होगा पर यूनिट वॉल्यूम में, सो मटेरियल का प्रॉपर्टी के ऊपर भी डिपेंड होगा। सो अभी तक हम लोगों का एक टर्म्स मिला मैग्नेटाइजेशन फैक्टर आई, ठीक है। सो वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल फील्ड देने के बाद कितना अलाइनमेंट हुआ है। सो अलाइनमेंट होने के बाद मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा पर यूनिट वॉल्यूम। याद करना वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो यूनिट क्या होगा, टेस्ला, इसका यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर। ओके, देखो अभी नेक्स्ट एक टर्म्स आ रहा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच फैक्टर, ये भी फैक्टर है। इसका और एक नाम है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। नाम वगैरह तरह कन्फ्यूजन रखा है। इसका मतलब क्या है, देखो जब आप एक पैरामैग्नेटिक व फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक नहीं, पैरामैग्नेटिक व फेरोमैग्नेटिक, जिसमें एटम लोग एटॉमिक डाइपोल है पर लैंडोम है बोल के मैग्नेटिक फील्ड नहीं शो कर रहा है और मैग्नेटिक पेपर शो नहीं कर रहा है, लेकिन एक्सटर्नल फील्ड का पास रखेंगे तो क्या होगा, एक नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैटर इज ड्यू टू टू फैक्टर। अभी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसका इनसाइड में दो रीजन का वजह से होगा। एक होगा आपका इंटरनल फैक्टर ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल सम मैग्नेटाइजेशन अकर्स, जिसको हम लोग आई बोलेंगे, ठीक है। आपका एक्सटर्नल जो फील्ड देंगे तो सारा का सारा डाइपोल, मतलब जितना भी डाइपोल था वो अलाइनमेंट हो जाएगा, जिससे हम लोग मेजर करेंगे आई से। आई ज्यादा अलाइनमेंट होगा, आई भी ज्यादा होगा। यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोल सकते, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा लेकिन आई एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ओके, सो आई कितना होगा, वो अलाइनमेंट कितना होगा उसके ऊपर डिपेंड होगा, अलाइनमेंट के ऊपर डिपेंड होगा मटेरियल कितना है, हाँ, और पर एटम का डाइपोल मोमेंट कितना है। ओके, नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर लाइक करंट कॉइल, एक्सटर्नल फील्ड, मतलब बाहर से जो हम लोग बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया उसका भी तो डिपेंड होगा ना, वो हो गया आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, ठीक है। ये भी एक टाइप का मतलब आई जैसा ही है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मतलब कितना मैग्नेटिक इंटेंसिटी है बाहर से। जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा, ओके, गाइड कर रहा, एक तो हो गया उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो डिपेंड होगा वो कितना एफर्ट लगा रहा है, उसका इंटरनल एफर्ट होगा। सेकंड मेरा भी तो एफर्ट का ऊपर डिपेंड होगा, यहाँ पे दोनों का रिजल्टेंट का वो रिजल्ट आएगा। सेम यहाँ पे आई और एच
है, एक हो गया इंटरनल फैक्टर और एक क्या हो गया एक्सटर्नल फैक्टर। ओके, सो देखो अभी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, ये जो मेटल जो दिया था उसमें कितना प्रोड्यूस होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस I। ठीक है, एक इंटरनल फैक्टर होगा और एक क्या होगा एक्सटर्नल फैक्टर। मान लो कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपका इंटरनली कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं हुआ तो I का ऊपर डिपेंड नहीं होगा, सिर्फ किसका ऊपर डिपेंड होगा, H का ऊपर डिपेंड होगा। ओके, सो दोनों को जब इक्वल करेंगे तो एक म्यू नॉट आएगा कांस्टेंट H प्लस I, म्यू नॉट हो जाएगा तुम्हारा परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका वैल्यू तो आपको पता ही है पहले से। ओके, एक्चुअली म्यू नॉट बाई 4 का वैल्यू कितना था, 10⁻7 था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ म्यू नॉट है तो म्यू नॉट का वैल्यू क्या होगा 4 पाई इंटू 10⁻7। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मिल गया। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मेटल है जिस कितना प्रोड्यूस हो रहा है, म्यू नॉट हो गया कांस्टेंट, H हो गया आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मतलब बाहर से कितना एफर्ट लग रहा है, क्योंकि इसका वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें अलाइनमेंट हो रहा है और अलाइनमेंट का ऊपर भी डिपेंड होगा। अलाइनमेंट कितना, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का ऊपर भी डिपेंड होगा, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी का ऊपर भी डिपेंड होगा। और एक बात है, एक तो हो गया आपका एक पार्टिकुलर मेटल के लिए, पार्टिकुलर मेटल का ऊपर एक पार्टिकुलर फील्ड लगाया तो पार्टिकुलर आया है, तो उस पार्टिकुलर उसी मेटल के लिए ना अगर बाहर से अगर ज्यादा फील्ड देंगे तो आई भी ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे पार्टिकुलर स्टूडेंट हम लोग का भी जो आप लोग का बैच से जो स्टूडेंट मिला वो पार्टिकुलर एक फिक्स कैपेसिटी का स्टूडेंट मिला, तो उसमें हम जितना और एफर्ट लगाएंगे उसका भी परफॉर्मेंस उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। सो इसका मतलब है आई जो है दैट इज आल्सो डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फील्ड, मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी। फील्ड तो नहीं बोल सकते, मतलब फील्ड का वैसे ही आ रहा है। ओके, तो आई प्रोपोर्शनल टू H, तो दोनों को इक्वल करने से एक जीटा होगा, कप्पा और जीटा में कंफ्यूजन होता है, जीटा H, जीटा का नाम है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, न्यू टर्म्स। ठीक है, ये भी डिपेंड होगा आपका किसका ऊपर, मटेरियल का प्रॉपर्टी का ऊपर एंड टेम्परेचर का ऊपर। धीरे धीरे एनालिसिस करना सब समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा समझाना डिफिकल्ट है। ओके, यहाँ पे ये भी एक टर्म्स मिल गया। ओके, तो देखो जो ओरिजिनल इक्वेशन था जो मैग्नेटिक फील्ड में मटेरियल को लाया था, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड किसका पर्टिकुलर म्यू नॉट तो कांस्टेंट है H प्लस I। ठीक है, सो म्यू नॉट H प्लस, अभी I का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीटा H मतलब मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। ओके, वो भी मटेरियल का ऊपर डिपेंड होगा। अभी देखो म्यू नॉट, अभी H को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस जीटा H हो जाएगा, ये एक फॉर्मूला आपको मिल गया। ठीक है, ये एक फॉर्मूला मिल गया। फिर देखो आप इसी फॉर्मूला में मान लेते हैं कि हम लोग जो एक एक्सटर्नल फील्ड लाया, एक्सटर्नल फील्ड एक रखा है, ध्यान से सुनना, एक्सटर्नल फील्ड अगर हम रखा है वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब कोई मेटेरियल नहीं है, सो कोई एटॉमिक डाइपोल भी नहीं होगा, तो आई का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो उस केस में आपका बी हम नॉट से डिनोट कर रहे हैं ना, वैक्यूम के लिए, नो मटेरियल, सो क्या होगा म्यू नॉट H। सो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक्सटर्नल फील्ड का वैसे ही होगा कि कोई मटेरियल में और वैक्यूम में हम लोग एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया। ओके, अभी देखो फिर अगर इसी चीज को अगर हम कोई मटेरियल में, अगर सेम वही है, मटेरियल में अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, तो बी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग के पास क्या था म्यू एम क्या होगा H, म्यू एम क्या होगा H। इसका मतलब है ये दोनों फॉर्मूला को हम लोग कंपेयर करने से म्यू नॉट ये फॉर्मूला और इसको कंपेयर करने से आपको क्या मिलेगा, देखो तो ध्यान से, म्यू एम कितना मिल जाएगा, म्यू नॉट 1 प्लस जीटा, क्योंकि ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड ऑन मटेरियल है, दोनों तो सेम बात है ना। तो मटेरियल में रखें तो आई तो होगा, आई होगा बोल के हम लोग सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मूला मिला था। ठीक है, तो अब यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये म्यू एम का बराबर होगा। इसका मतलब है किसी मटेरियल का परमिएबिलिटी इज इक्वल टू वैक्यूम का परमिएबिलिटी प्लस इनटू 1 प्लस क्या है
magnetic susceptibility. This is also one of the important formula. This is also one of the important formula. और एक इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट में बता रहा हूँ, जैसे हम लोग को मिला था रिलेटिव परमिलिबिलिटी फर्स्ट चैप्टर में, और डायरेक्ट कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, मीडियम का परमिलिबिलिटी डिवाइड बाय वैक्यूम का परमिलिबिलिटी। प्रोनाउंसिएशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, समझ जाना, ठीक है। अभी देखो पीएम का जगह क्या लिख सकते हैं, बीएम बाई एच, सो वी कैन राइट हियर बीएम बाई एच, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी नॉट बाय एच। ओके, सो म्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, एच इज कैंसिल, बीएम बाय बी नॉट। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। मान लेते हैं कि म्यू आर आपका क्या है, 30 है, सॉरी म्यू आर 3 है, रिलेटिव परमिलिबिलिटी कितना है मीडियम का, आपका 3 है, 0 नहीं 3। इसका मतलब है, मान लेते हैं कि अगर वैक्यूम में अगर हम लोग कोई एक्सटर्नल फील्ड रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड है आपका 10, वैक्यूम में एक्सटर्नल फील्ड रखा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 3। अगर उसी मैग्नेटिक एक्सटर्नल फील्ड को अगर हम एक मटेरियल में रखा है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 3 है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 3 टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उस मटेरियल तो पैरामैग्नेटिक होगा, उसका अंदर अलाइनमेंट होके एक मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। उसका बढ़ाने के लिए, अलाइनमेंट करने के लिए क्या होगा, वी हैव एक्सटर्नल फील्ड। तो यहाँ पे बहुत सारा टर्म्स मिला हो, मतलब अगर जरूरत होगा तो ना आई विल गिव रिवीजन, सो रिवीजन दे दूंगा मैं, इसी में और एक वीडियो बना दूंगा। थोड़ा सा आप क्या करो, प्रैक्टिस करके कोशिश करो समझने के लिए। अगर नहीं समझ में आता है ना, मुझे फ़ोन करो, मुझे फ़ोन करके पूछो, ठीक है। अगेन बताता हूँ, 8415075655 नंबर है, उसमें फील आना है, आपको फीलिंग आना है। एक तो हो गया कि कुछ मटेरियल है आपका एटम का ही नेट डाइपोल मोमेंट नहीं है, नेट इलेक्ट्रॉन कैंसिल होके करंट ही नहीं है, उसमें अगर मैग्नेटिक इंटेंसिटी लाओगे तो वैक्यूम की तरह वर्क करेगा। बट किसी किसी मेटल है जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल, सॉरी एटॉमिक डाइपोल है, लेकिन रैंडम होके थोड़ा सा मटेरियल में रैंडम होके कैंसिल होके मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाता है। तो उस टाइप का मटेरियल का पास अगर हम एक्सटर्नल फील्ड लगे आते हैं तो अंदर में एक अलाइनमेंट होके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग आई से मेजर करते हैं कितना अलाइनमेंट हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस हुआ, और बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड से जो इम्पैक्ट पड़ा उसको मेजर करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच वेक्टर लाते हैं। तो याद रखना, ये एच वेक्टर का ऊपर भी डिपेंड होगा आई वेक्टर, और आई वेक्टर इसका ऊपर भी डिपेंड होगा मटेरियल कौन सा है। तो यहाँ पे बहुत सारा हो गया चाहिए होगा। नेक्स्ट और एक मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सोचा था इसी वीडियो में ख़त्म करूँगा, लेकिन वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है। तो अभी हम लोग को पढ़ना होगा डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, तीनों मटेरियल का मतलब डिफरेंस एंड सिमिलरिटी जानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इस सिमिलरिटी पर डिफरेंस आई और कप जीटा, म्यू नॉट, ठीक है, ये जो है आपका इसका ऊपर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। किसी का आपका कोई टेम्परेचर डिपेंड होगा, कोई टेम्परेचर डिपेंड नहीं होगा, तो क्लासिफिकेशन करने के बाद आपको और थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। लेकिन जो टर्म्स है उसको तब तक क्लियर करो। और एक बात है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी अच्छा से पढ़ाई नहीं करो अभी भी स्टार्ट करो, काफ़ी टाइम है, ठीक है। एकदम बिल्कुल डाइवर्शन नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं जाना, सबके लिए प्रॉब्लम है। इसी में जो खुशी खुशी पढ़ेगा वही आगे जाएगा। अभी तो काफ़ी लोग थोड़ा सा सॉल्व करके भेज रहे हो, आई एम ऑल्सो फीलिंग हैप्पी एंड आप लोगों में मिस भी कर रहा हूँ, रियली कोशिश होप कर रहा हूँ जल्दी खुल जाए, ठीक है। वीडियो लेक्चर में तो ज़्यादा मेहनत होता है, एक एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, एडिटिंग, साउंड, सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो एंड मुझे तो हमेशा आप लोग क्लास लेके मोटिवेशन देके आपको समझा कर अच्छा लगता है, तो आई ऑल्सो फीलिंग लिटिल बिट लैकिंग। सो तब तक, लेकिन जब तक ये क्रिटिकल टाइम है तो एटलीस्ट मेरा रिस्पेक्ट के लिए आप लोग थोड़ा होने से भी थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू।